है दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह आपको प्रमुख व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है और इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे भी पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि अभी जो है लॉकडाउन का जो प्रोसेस है वह कितना लंबा रहेगा ये हमें भी पता नहीं है, और नहीं ऐसा कोई दिशा निर्देश जो है वो सरकार की तरफ से जारी की जा रही है। ऐसा कोई गाइडलाइन अभी तक सरकार ने भी जारी नहीं किया है। तो हम आपके लिए इंटरमीडिएट का जो 11th का बैच है उसको हम समय समय पर देते रहेंगे। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है उनके लिए भी समय समय पे सारी गाइडलाइन जारी की जाएगी। इसके अलावा जो 12th का स्टूडेंट है जो 2021 में बोर्ड का एग्जाम देंगे, वैसे छात्रों के लिए एक विशेष सूचना है कि ये जो 6 सितंबर को लॉकडाउन समाप्त हो रही है, इसके बाद सरकार की क्या दिशा निर्देश आती है, उसके बाद कोचिंग को ओपन किया जाएगा। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए। जो भी वीडियो डाली जा रही है कृपया आप उसे देखिए, क्योंकि यह आपके सिलेबस से संबंधित वीडियो ही होते हैं। हमारे जो पढ़ाने की शैली है, हम जो टॉपिक उठाते हैं वो टॉपिक ऐसा होता है कि आपके 11th में भी काम करेंगे, 12th के अगर परीक्षार्थी है उसमें भी काम करेगा, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, आपके सारे चीजों में यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो आपको महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, महात्मा गांधी जिन्हें भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है, इन्हें प्यार से लोग बापू कहते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनका जो योगदान था काफी अहम था। लेकिन इनको जानने से पहले हम थोड़ा सा जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, क्योंकि महात्मा गांधी का जो संबंध था वो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से ही था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको अभी आप लोग कांग्रेस कहते हैं, इसकी स्थापना जो हुई थी 1885 में। तो 1885 से लेकर 1947 यानी कि आजादी तक के कालखंड को हम लोग 3 वर्गों में बांटकर पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपको उदारवादी काल, जो कि 1885 से 1905 तक का काल है, यानी कि प्रारंभिक 20 वर्षों का काल। उसके बाद 1905 से लेकर 1917, कहीं कहीं आपको 1905 से लेकर 1919 तक के काल को उग्रवादी काल भी कहा जाता है। फिर 1919 से लेकर 1947 तक के जो काल है उसको गांधीवादी युग कहा जाता है, यानी कि 1919 से लेकर 1947 तक की जो भारतीय राजनीति है वो कहीं न कहीं गांधी जी के आसपास ही घूमती है। तो आइए इनके बारे में सबसे पहले हम परिचय करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले महात्मा गांधी का जन्म। तो देखिए, महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो आपको 2 अक्टूबर 1869 को। तो आपको याद रखना है कि गांधी जी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को। कहां हुआ था, तो आपको पोरबंदर में। और ये जो पोरबंदर है आपको काठियावाड़ में है, और काठियावाड़ कहाँ है, तो गुजरात में। तो सिंपली आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था, तो आपको पोरबंदर, ठीक है, पोरबंदर कहाँ है, तो आपको गुजरात में। ठीक है, इनका जो पूरा नाम है वो आपको मोहनदास करमचंद गांधी। याद रखिएगा कि गांधी जी का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इनकी माता का नाम जो था पुतलीबाई, इनके पिता जो थे करमचंद गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी के बारे में ये सब आपको याद रहना चाहिए। माता कौन, पुतलीबाई, पिता कौन, करमचंद गांधी, पत्नी का नाम जो था कस्तूरबा गांधी। तो महात्मा गांधी का जो विवाह था वो आपको अल्प आयु में हो गया था परिवार की मर्जी से, यानी कि 13 साल के आयु में ही इनका क्या हो गया था कि कस्तूरबा गांधी से विवाह हो गया था। और उस समय कस्तूरबा भी जो थी वो लगभग 13 साल की ही थी। ठीक है, आगे चलकर इन्हें क्या हुआ था कि संतान रत्न की प्राप्ति हुई। तो इन संतानों में इनके केवल पुत्र हुए, और वे पुत्र कौन है, तो देखिए मणिलाल गांधी, ठीक है, हरिलाल गांधी, देवदास गांधी, रामदास गांधी। तो ये जो है महात्मा गांधी के 4 पुत्र हुए। लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है। तो देखिए, महात्मा गांधी का जो 5वां पुत्र है ना वो आपको जमुनालाल बजाज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जमुनालाल बजाज को। तो आप याद रखिएगा कि महात्मा गांधी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है, तो आपको जमुनालाल बजाज को। ठीक है, इस चीज को भी आपको याद रखना है कि जमुनालाल बजाज को महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो था आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था।
वहीं राष्ट्रपिता की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रंगून रेडियो से दिया गया था। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कौन दिया था? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कहां से दिया था? तो आपको रंगून रेडियो स्टेशन से, ठीक है। अब भाई अब इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो आपको गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और इनके जो राजनीतिक शिष्य थे वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि गुरु कौन थे इनके? गोपाल कृष्ण गोखले, जिनके बारे में इन्होंने अपनी एक पुस्तक जो है आपको माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी कि उनकी जो आत्मकथा है उस आत्मकथा में इन्होंने क्या किया है कि ये जो गोपाल कृष्ण गोखले है उनको गंगा के समान बताया है। वहीं लोकमान्य तिलक को समुद्र की भांति बताया, फिरोज शाह मेहता को इन्होंने हिमालय की तरह बताया है, ठीक है। यानी कि अपना प्रेरणा स्रोत जो गांधी जी मानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता जैसे नेता से ये क्या थे? काफी ज्यादा प्रभावित थे और इन्होंने अपना गुरु जो बनाया था गोपाल कृष्ण गोखले के। और इनके जो राजनीतिक शिष्य थे वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गांधी जी की जो आत्मकथा है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी आत्मकथा है, तो हम क्या कहेंगे? गांधी जी का। लेकिन ज्यादातर इंग्लिश नाम आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश नाम इसका याद रखेंगे, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ठीक है। अब आइए अब एक गांधी जी के द्वारा जो निकाली गई कुछ प्रमुख पत्रिकाएं हैं उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए गांधी जी के द्वारा जो निकाली गई पत्रिका है भारत में वो आपको हरिजन है, ठीक है, यंग इंडिया है, इसके अलावा आपको नवजीवन है, ठीक है। और ये जो इंडियन ओपिनियन देख रहे हैं, ठीक है, यह गांधी जी के द्वारा ही निकाला गया पत्रिका है। लेकिन इसे इन्होंने क्या किया था? 1903 में दक्षिण अफ्रीका में निकाले थे, जब यह अफ्रीका में प्रवास थे तब, ठीक है। अब इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है हिंद स्वराज 1909, याद रखिएगा क्योंकि इसका डेट भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो लिखा था वह कब लिखा था। तो देखिए महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो लिखा था 1909 में, ठीक है। इसके अलावा गांधी जी के द्वारा लिखा गया अन्य पुस्तक जो है दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, ठीक है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग अभी बताए थे जो कि इनकी आत्मकथा है, ठीक है। और सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है वो आपको किस भाषा में लिखा गया है? तो गुजराती भाषा में। तो प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखा गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुजराती। बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ था, ठीक है। कितने बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो थोड़ा सा आप लोग भी याद रखिएगा। और जो लोग 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनको तो खैर विशेषकर ज्यादा याद रखना है क्योंकि आपके सिलेबस से ही है, ठीक है। तो ये जो महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? गुजराती भाषा में। बाद में उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ था, ठीक है। तो अब आइए महात्मा गांधी के जीवन के से जुड़े हुए कुछ प्रमुख वर्षों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले 1889 से 91 की बात करते हैं। तो गांधी जी जिनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। इनके पिता जो थे राजकोट में एक दीवान थे, ठीक है। तो गांधी जी 1888 में जब विवाह करने के बाद क्या हुआ कि ये बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए, यानी कि वकीली की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांधी जी कहां चले गए? तो आपको इंग्लैंड चले गए। तो प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी लंदन यानी कि इंग्लैंड कब गए थे? तो 1889 से 91 के बीच वहां रहे थे, यानी कि यहाँ से 1889 में गए, ठीक है। 91 में क्या हुआ था कि उनकी बैरिस्टर की जो डिग्री थी वो पूरी बाद में चलकर वह भारत आए। तो भारत आए तो वहां पर एक व्यापारी था जिसका नाम था सेठ अब्दुल्ला, ठीक है। याद रखिएगा कि एक व्यापारी था, उसका नाम क्या था? सेठ अब्दुल्ला, ठीक है। तो ये जो सेठ अब्दुल्ला नामक व्यापारी है, इनके बुलावे पर ही क्या हुआ था कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में। किसके बुलावे पर गए थे? तो सेठ अब्दुल्ला या दादा अब्दुल्ला भी इनको कहा जाता है, ये एक व्यापारी थे। इन्हीं के मुकदमे को लेकर वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, लेकिन बाद के दिनों में कुछ दिन बाद वो भारत लौटे भी थे, ठीक है। फिर वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने भारतीयों की दशा को अच्छा करने के लिए क्या किए थे, क्योंकि वहां पर रंग भेद की नीति काफी ज्यादा थी, भारतीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तो ऐसे में उन्होंने नेटाल भारतीय कांग्रेस की क्या की? स्थापना की, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे? तो आपको गांधी जी ने। कब किए थे? 1894 में। फिर 1903 में भारतीय लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किए कि इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र को निकाले। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र कौन निकाला था? गांधी जी। कब निकाले थे? 1903 में।
1904 में फिनिक्स फॉरम की स्थापना किए थे। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि गांधी जी ने फिनिक्स फॉरम की स्थापना कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। कब किए थे? 1904 में। ठीक है, गांधी जी जो थे वो आपको विदेशी जो लेखक थे उससे भी प्रभावित थे। वो लेखक जो थे आपको लियो टॉल्स्टॉय और एक जो थे आपको रस्किन। ठीक है, तो इन दोनों से ये काफी ज्यादा क्या थे? प्रभावित थे। इसके अलावा महात्मा गांधी पर गीता का भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो अगर यहां से प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि फिनिक्स फॉरम की स्थापना गांधी जी कब किए थे? 1904 में। फिर उसके बाद है 1906 में दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने क्या किया था कि पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया और यह प्रयोग जो था सफल रहा था। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन कहां चलाया गया था? दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। तो यहां से एक प्रश्न उठेगी आपके मन में कि सर सत्याग्रह हम किसको बोलते हैं? तो देखिए, अपने दुश्मनों को, ठीक है, बिना कोई नुकसान पहुंचाते हुए, ठीक है, सत्य के मार्ग पर चलकर उससे अपनी मांग को पूरा करवा लेना ही क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। ठीक है, यानी कि हम जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं अपने दुश्मन को बिना नुकसान पहुंचाए हुए अगर वो चीज हमें प्राप्त हो जाता है सत्य के मार्ग पर चलते हुए, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सत्याग्रह। तो गांधी जी का जो मूल मंत्र था वो क्या था? सत्य और अहिंसा पर चलकर विजय प्राप्त करना। ठीक है, तो इसी क्रम में इन्होंने 1906 में सत्याग्रह का क्या किया? प्रयोग किया। सबसे पहले कहा? तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, फिर 9 जनवरी को 1915 को महात्मा गांधी की भारत वापसी होती है, यानी कि भारत वो लौटते हैं। ठीक है, भारत लौटने के बाद ये भारतीय राजनीति के इर्द गिर्द जो चीजें होती रहती है उसका ये क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को क्या होते हैं कि भारत लौटते हैं। तो इसी दिन यानी कि 9 जनवरी को हमारे भारत में क्या होता है कि प्रत्येक साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस प्रवासी भारतीय दिवस को मनाने की शुरुआत जो हुई थी 2003 में, जब केंद्र में एनडीए की सरकार थी तब। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को जब क्या हुआ था कि दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे। ठीक है, तो इसी के उपलक्ष्य में एनडीए सरकार के द्वारा 9 जनवरी को क्या है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है वो मनाया जाता है, यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है वर्ष 2003 से। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब से मनाया जाता है? तो 2003 से। किस सरकार के द्वारा शुरू की गई थी? तो एनडीए सरकार के द्वारा, तब से यह मनाया जाता है। ठीक है, आइए यहाँ से आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आइए अब आगे चलते हैं कि महात्मा गांधी आए तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें घूम घूमकर भारतीय क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए कहा गया। ठीक है, यानी कि इनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो इसी क्रम में उन्होंने क्या किया था कि आपको 1916 में साबरमती आश्रम की क्या किए थे? स्थापना किए थे। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए साबरमती आश्रम की स्थापना कौन किए थे, तो हम क्या कहेंगे? महात्मा गांधी। और ये जो साबरमती आश्रम है ये आपको अहमदाबाद है। ठीक है, और आप लोग सुने भी होगा गाना क्या? साबरमती के संतो, क्या ये हमारे देशभक्ति गाना है, ऐसा कुछ सुने होगा। तो ये जो साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे गांधी जी, कब किए थे? 1916 में। अब है कि जब महात्मा गांधी भारत आ चुके थे तो 1916 में क्या हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन जो था वो आपको लखनऊ में हुआ था। ठीक है, तो उसी लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी की जो मुलाकात होती है चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल से, और राजकुमार शुक्ल जी जो होते हैं वो महात्मा गांधी को चंपारण में हो रहे किसानों के साथ जो बेईमानी होती है उसके बारे में बताते हैं। यहाँ जो नील्हो होते हैं, यानी कि नील की खेती कराने वाले जो ठेकेदार होते हैं, किसानों पर किस प्रकार से अत्याचार करते हैं, इन सारे चीजों के बारे में उन्हें क्या करता है? बताता है। तब गांधी जी राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही 1917 में भारत आते हैं, चंपारण आते हैं। चंपारण आने के बाद इन सारे तथ्यों का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने के बाद वह सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर देते हैं। अंततः अंग्रेजों को झुकना होता है और किसानों की 25% जो अवैध वसूली है उसको वापस करना पड़ता है। ठीक है, तो आखिरकार ये जो चंपारण में नीलों के खिलाफ किसानों का आक्रोश क्यों था? क्योंकि यहाँ पर 3 कठिया व्यवस्था लागू थी। मतलब कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो आपको 3 कट्ठा पर नील की खेती करना पड़ता, ऐसा जबरदस्ती था। नील की खेती करने से किसानों की भूमि जो होती थी बंजर हो जाती थी, तो इस वजह से किसान काफी ज्यादा इस व्यवस्था से त्रस्त थे। तो इसी को दूर करने के लिए 1917 में गांधी जी के द्वारा आपको चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। अब आते हैं अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन। ठीक है, अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैल गई थी। मिल मालिकों ने मजदूरों से वादा किया कि हम आपको अतिरिक्त बोनस देंगे कि आप काम छोड़कर नहीं जाइए। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये जो मजदूर थे वहां रह गए, लेकिन जैसे ही वहां से प्लेग समाप्त हुआ मिल मालिक अपने बातों से मुकर गया और
बोनस देने से मना कर दिया। तो ऐसे में महात्मा गांधी अनशन के द्वारा मिल मालिकों को क्या हुआ कि बोनस देने के लिए ये जो बोनस थी उसे देने के लिए उसे मनाया, और इस प्रकार से मिल मालिकों के द्वारा 35% जो बोनस था वो आपको मजदूरों को दिया गया। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन कब चला था? 1918 में। और यह क्यों चला था? क्योंकि जब अहमदाबाद में क्या हुआ था, प्लेग की बीमारी फैल गई थी, तो मिल मालिकों ने वादा किया था कि हम आपको अतिरिक्त बोनस देंगे, लेकिन प्लेग समाप्त होने के बाद उन्होंने इसे क्या कर दिया, देने से इनकार कर दिया। तो इसीलिए क्या हुआ था कि गांधी जी ने अनशन किया। अनशन के बाद क्या हुआ, मिल मालिक मान गए और 35% बोनस देने के लिए तैयार हो गया। अब आइए, अब हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 18 में चला था, तो अंग्रेज जो था वो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, दुनिया के मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए मुसलमानों से वादा किया कि हम आपकी आन बान शान पर कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। गांधी जी को भी बहुत सारा प्रलोभन दिया गया। तो गांधी जी भी हमारे युवाओं को प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए कहा। तो गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा जाता था, ठीक है। लेकिन जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1918 में, तो अंग्रेज इस बात से मुकर गया और उसने इस्लाम जगत की जो सबसे बड़ा पद था खलीफा, उस खलीफा के पद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और यह पद तुर्की में हुआ करता था। तो इसे दुनिया के सारे मुसलमान जो थे, इसे अपने क्या हुआ, स्वाभिमान पर ले लिया कि नहीं, जब तक ये वापस नहीं होगा खलीफा का पद, जब तक हम संघर्ष करेंगे। दुनिया में जो इस्लामिक कंट्री थी, जो इस्लाम मानने वाले थे, उसने क्या कर दिया, अपने खलीफा को खोई प्रतिष्ठा वापस दिलाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। तो हमारे भारत में भी क्या हुआ था कि खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ 1919 में और यह 1922 तक चला था। तो यहां से एक प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि भारत में जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था तो इसकी अध्यक्षता कौन किया था, यानी कि अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे आपको महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। जबकि इस आंदोलन को जो चलाने वाला नेता था वो दोनों भाई था, जिसका नाम था आपको मोहम्मद अली और शौकत अली। तो अगर यहां से प्रश्न किया जाता है कि बताइए अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे, तो क्या कहेंगे? देखिए, यानी कि महात्मा गांधी। अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन जो था वो आपको किन दो भाइयों के द्वारा चलाया गया था? तो शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा। तो यहां से डेट याद रखिएगा कि खिलाफत आंदोलन जो हुआ था 1919 से 22 के बीच हुआ था, ठीक है। अब है कि देखा कि इधर मुस्लिम भी जो है अंग्रेजों के प्रति गुस्सा है, ठीक है। तो गांधी जी इसको एक अवसर के रूप में लिया और इन्होंने क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। यानी कि इसका उद्देश्य था अंग्रेज का किसी प्रकार से सहयोग न करना, ठीक है, अंग्रेजी चीजों का सारा के सारा बहिष्कार करना, ठीक है। तो ये जो असहयोग आंदोलन है, यह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया प्रथम जन आंदोलन था। और इस जन आंदोलन में भारत के सभी वर्गों के लोग जो थे वो आपको भाग लिए थे। तो एक प्रश्न यहां से किया जाता है, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो वह था आपको नागपुर अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1920 में हुआ था। इसी में क्या था कि आपको असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव जो था पारित हुआ था, ठीक है। आंदोलन शुरू हुई, आंदोलन जो था आपको काफी अच्छा से चल रहा था। लेकिन इसी बीच क्या हुआ था कि 5 फरवरी 1922 को एक घटना घट गई जिसका नाम है चौरी चौरा कांड। तो आंदोलन की लोकप्रियता को देखते हुए अंग्रेज सरकार डर गया और लगभग 30,000 से भी अधिक लोगों को जेल में बंद कर दिया। तो इससे आंदोलनकारियों में और भी ज्यादा उफान आया। तो इसी बीच आंदोलनकारी जो थे गोरखपुर के एक थाना है चौरी चौरा, उसको घेर लिया और उसमें एक दरोगा सहित 22 पुलिसकर्मियों को बंद करके आग लगा दिया। यानी कि चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था कि 23 पुलिसकर्मी जो थे वो शहीद हुए थे। तो इस घटना से व्यथित होकर, तो सबसे पहले घटना से व्यथित हुए क्यों गांधी जी? क्योंकि इसमें 23 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। तो यहां से याद रखिएगा कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। तो इस घटना से व्यथित होकर गांधी जी क्या किए कि आपको 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या कर लिए, वापस ले लिए। युवाओं में काफी ज्यादा आक्रोश था। इससे क्षुब्ध होकर कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक अलग पार्टी बना ली और उस पार्टी का नाम रखा आपको स्वराज पार्टी, ठीक है।
तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1930 में। कहाँ हुआ था? तो आपको इलाहाबाद में। और इस पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो देखिए 1922 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ आपको गया में, इस गया अधिवेशन में से दोनों ने क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया और एक अलग पार्टी बना लिया। ठीक है, तो इस पार्टी का उद्देश्य भी कांग्रेस से अलग नहीं था। कांग्रेस के राह पर चलते हुए आजादी को थोड़ा भिन्न तरीके से प्राप्त करना था, यानी कि ज्यादा रास्ता में कुछ अलग नहीं था। ठीक है, तो यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। कहां हुआ था? इलाहाबाद में। इसके संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। आगे घटना चलती है, साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है। साइमन कमीशन का भारत में काफी ज्यादा विरोध किया जाता है। इसका कारण यह होता है कि इसमें जो भी सदस्य होते हैं साथ के साथ वो सब अंग्रेज होते हैं, इसलिए भारतीयों ने इसका क्या किया? काफी ज्यादा विरोध किया। तो इस साइमन कमीशन का उद्देश्य था कि भारत में संवैधानिक जांच करना। ठीक है, तो इसका भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया और इसी दौरान क्या हुआ था कि लाहौर में प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय जो थे उन्हें गहरी चोट लगी थी और वह 1 महीने बाद मर गए थे। इससे और भी जनता में आक्रोश था। अब हम बात करते हैं कि आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है यह 1931 से 31 नहीं कहेंगे, यानी कि 30 से 31 के बीच चला था। ठीक है, पहला टर्म में। ठीक है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 31 पहला टर्म में चला था। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है सबसे पहले है क्या? तो जब साइमन कमीशन का विरोध किया गया तो मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में क्या हुआ था कि भारतीयों के लिए एक ऐसी संविधान की रूपरेखा तैयार करने को कहा गया जिसमें सभी का हित हो। मोतीलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट को तैयार किया, लेकिन इसे दो सांप्रदायिक पार्टी, एक हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। तो इन सारी चीजों से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का निर्णय लिया। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये हुआ था क्यों? तो अंग्रेज जो था वह नमक पर क्या कर दिया था कि आपको टैक्स बढ़ा दिया था। ठीक है, भारतीय लोगों को नमक बनाने पर रोक लगा दिया था। तो इन सबके विरुद्ध गांधी जी ने क्या किया कि आपको 12 मार्च 1930 को क्या हुआ कि अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से, यानी कि अहमदाबाद के जो साबरमती आश्रम है वहां से इन्होंने क्या हुआ कि एक पैदल यात्रा शुरू किया और 6 अप्रैल 1930 को गुजरात स्थित जो एक डांडी गांव है वहां पर पहुंचे और नमक कानून बनाकर क्या कर दिए कि इस नमक कानून को समाप्त कर दिया और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया। तो यहाँ से प्रश्न कौन कौन पूछा जाता है? तो देखिए सबसे पहले डांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को। कब समाप्त हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। कितने दिन चला था? तो 24 दिनों की यह कठिन यात्रा थी और इसमें गांधी जी 241 मील की दूरी जो थे अपने 78 सहयोगियों के साथ क्या किए थे? शुरू किए थे। तो आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए अंग्रेज सरकार जो था वो आपको घबरा गया। तो ऐसे में लॉर्ड इरविन जो थे वह गांधी जी के साथ 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता किया और इसमें गांधी जी अपना 11 सूत्री मांग रखे। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है आपको दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता भी। तो यहां से प्रश्न अगर आपसे किया जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच। और इस समझौता का उद्देश्य था आपको कि जो बंदी है उस बंदी को रिहा किया जाए, इसके सहित आपको 11 मांग थी। ठीक है, तो यहां से प्रश्न किया जाता है कि 11 सूत्री कार्यक्रम जो था वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो वो आपको गांधी जी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कि कुछ सूत्री वाला जो है उसको याद रखना है कि 11 सूत्री कार्यक्रम गांधी जी के द्वारा, 14 सूत्री मोहम्मद अली जिन्ना, इसके बाद है आपको 20 सूत्री इंदिरा गांधी के द्वारा, 10 सूत्री राजीव गांधी के द्वारा, 5 सूत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और मनमोहन सिंह के द्वारा 15 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए थे। तो इस चीज को याद रखिएगा और ऐसा हम इसलिए बताया कि एनटीपीसी के एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब आइए तो 5 मार्च 1931 को क्या हो गया कि आपको ये जो दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता है यह संपन्न हो गया। अब यहां से बात करते हैं कि गोलमेज सम्मेलन की। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन जो पहला हुआ था वो आपको 1930 में हुआ था, फिर दूसरा 1931 में हुआ था, तीसरा 1932 में हुआ था। इस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो आपको रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाता है कि गोलमेज सम्मेलन कहां होता था? तो ये आपको लंदन में होता था। कहां होता था? लंदन में। ठीक है, तो इससे और भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे? तो गांधी जी आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे।
फिर प्रश्न पूछा जाता है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे, तो वो आपको भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। तो गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था, 1930, इसके बाद 31 के बाद कितना, 32। ठीक है, लाइन से आपको याद रखना है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, अब तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला जो भारतीय नेता था वह था आपको डॉक्टर BR अंबेडकर, जो बाद में चलकर हमारे भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम कानून मंत्री बने थे। ठीक है, अब भाई इसके बाद क्या हुआ कि जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो था असफल रहा, उसके बाद क्या हुआ था कि गांधी जी और डॉक्टर BR अंबेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को पुनः समझौता हुआ था, और इस पुनः समझौता के द्वारा अल्पसंख्यक के जो अधिकार थे, दलित के जो अधिकार थे, उसको बढ़ाया गया। यानी कि 71 से 147 सीट जो था वो आपको दलितों के लिए आरक्षित कर दिया गया। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए पुनः समझौता कब हुआ था, तो हम क्या कहेंगे, 1932 में, यानी कि 26 सितंबर 1932 को पुनः समझौता हुआ था। किसके बीच, तो डॉक्टर BR अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। अब आइए कि महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ और भी बात आगे करते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा ही 1940 में शुरू किया गया था और 1941 में इसका अंत कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इसके जो प्रथम सत्याग्रही है वो आपको आचार्य विनोबा भावे, नोट करते चलिएगा। ठीक है, कि ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इसके प्रथम सत्याग्रही कौन है, आचार्य विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब है गांधी जी से जुड़ा हुआ एक और आंदोलन जिसको हम लोग कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, ये आपको 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो आपको वर्धा अधिवेशन मुंबई से हुआ था। ठीक है, तो इस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो आपको अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से अगर प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि कब शुरू हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को किसके नेतृत्व में, तो गांधी जी के नेतृत्व में यह शुरू हुआ था। और इस आंदोलन को शुरू करने का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो यह आपको वर्धा अधिवेशन मुंबई में पारित हुआ था। इसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस आंदोलन को दबाने के लिए, इसके प्रमुख नेताओं को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने कौन सा आंदोलन चलाया था, ऑपरेशन चलाया था, तो उसका नाम है आपको ऑपरेशन 0 आवर। ठीक है, याद रहेगा कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बड़े नेताओं को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन 0 आवर। और इस 0 आवर के तहत महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जेल में डाल दिया गया, जहां इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में डाल दिया गया था। ऐसे में क्या हुआ कि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता जो थे अरुणा अशरफ अली, इन्होंने गांधी जी के अनुपस्थिति में इस आंदोलन का क्या किए थे, नेतृत्व किए थे। और यह ऐसा आंदोलन था जो अंग्रेजों का सिंहासन डोला दिया, और इस प्रकार से हमें क्या हुई थी, आजादी मिली थी। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो आपको 8 अगस्त 1942 को इसे शुरू करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, तो गांधी जी के नेतृत्व में यह शुरू हुआ था। ठीक है, फिर है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां से पारित हुआ था, तो आपको वर्धा अधिवेशन मुंबई से। भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को पकड़ने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। और इस प्रकार से भारत जो है 1947 में आजाद होती है। और आजादी के बाद क्या होता है कि 30 जनवरी 1948 को एक प्रार्थना सभा के दौरान गांधी जी की हत्या कर दी जाती है, 30 जनवरी 1948 को। तो इनके जो हत्या का दिन है 30 जनवरी 1948, तो हमारे भारत में 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। वहीं इनके जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। भारत में गांधी जयंती मनाई जाती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस टॉपिक में किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आपके लिए एक विशेष सूचना हम फिर से देने जा रहे हैं कि आपका 11th का बैच जो है वो आपको स्टार्ट हो चुकी है, और इसका पर वीडियो आपको यानी कि एक दिन में एक वीडियो आपको मिलेंगे। और
आप अपने घर बैठे अच्छा से इसका प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और एक जरूरी सूचना और भी है दोस्तों कि अगर आप हमारे साथ प्रतिदिन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी से जुड़ सकते हैं और हमारे साथ होने वाले प्रतियोगिता में शामिल होकर आप अपने तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से शुभ विदा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।